everyone, a very, very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourself and your loved ones. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में जो कि है ग्लोब. The chapter that we are doing is globe, which is the latitudes and the longitudes, and it's, trust me, going to be very, very interesting because शुरू में काफी बोरिंग भी लगेगा, very honestly. कुछ लोगों को नहीं लग सकता है, मतलब वैसे तो हर एक चैप्टर के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ ये होता है, बट इन जनरल आई एम सेइंग दैट दिस अ पॉसिबिलिटी. आपको शुरू में लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जब आप समझ जाओगे ना हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है इस चैप्टर में और उसकी किस किस जगह पे यूटिलाइजेशन की जाती है, ये सारा नॉलेज, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ अप्लाई होती है, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा. So on that note, let's get started. So this chapter can be divided in the following topics, which is your globe, important parallels of latitudes, heat zones of the earth, meridians of longitudes, geographic grid, longitude and time, and standard time. The topics that we are going to cover today is going to be globe, important parallels of latitudes and heat zones of the earth. जिसके अंदर हम ये following concepts करने वाले हैं: globe, axis of globe, equator, latitude, representation of latitudes, north and south latitudes, important parallels of latitudes, importance of latitudes, heat zones of the earth, torrid zone, frigid zone and temperate zone. बच्चों, ये वाला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है और इन सारे इंफॉर्मेशंस को याद रखना है. याद क्यों रखना है? आप क्लास 7 में जाओगे, 6 में 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, ज्योग्राफी में हर जगह ये जो टर्म है ना, एक्सिस, इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, ये सारी चीजें आज से लेकर के अगले 5 सालों तक आपकी जिंदगी में अलग अलग जगहों पे पॉप अप करते रहेंगी. इसका इस्तेमाल पूरे टाइम होने वाला है सोशल साइंस में फॉर द नेक्स्ट 5 years, और 10वीं तक तो आपको सोशल साइंस पढ़ना ही है, भले उसके बाद पढ़ो ना पढ़ो. तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से दिमाग में घुसाएंगे हम और इन सारे नॉलेज को रिटेन करके रखेंगे, बचा के रखेंगे, दिमाग में जमा करके रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है आगे चल के. इसकी बहुत जगह एप्लीकेशन है. तो सिर्फ रियल लाइफ के एप्लीकेशन के पहले तो मैं बात करी थी कि आप माइंड ब्लोन हो जाओगे जब देखोगे कि ये सारी नॉलेज पीसेस कहाँ इस्तेमाल होती हैं, कैसे होती है, क्योंकि हर दिन की जिंदगी में जो हम कुछ कर रहे होते हैं ना, वो इन चीज़ों से जुड़ी होती हैं. कई सारी इन्फॉर्मेशन जो हम ये पढ़ रहे हैं उससे जुड़ी होती हैं. हम इनको यूटिलाइज करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, बट उनके यूटिलाइजेशन से ही उन एप्लीकेशंस को, उन टूल्स को बनाया गया है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं. जैसे कि GPS, कहीं पे भी जाना होता है तो अपना रास्ता कैसे ढूंढते हो आप? मैप्स लगाकर ढूंढते हो. अब वो मैप्स कैसे फिगर आउट करे कि अर्थ पे कहाँ जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कितने मीटर के बाद कहाँ टर्न्स लेने, वो सारी चीजें इन सारे नॉलेजेस से ही जो है डिटरमाइन होती हैं. बट मोर देन दैट, आगे चल करके भी आपके बहुत बहुत काम आने वाला है. जैसे मैं बता रही थी आपको, आगे सीनियर सारे ग्रेड्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स अलग अलग टाइम पे काम आएंगे. तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, जब समझ नहीं आए तो दोबारा पढ़ेंगे, समझ लेना है अच्छे से, और इस नॉलेज को, इस पूरे सारी चीजों को याद रखना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो ना. ऑन दैट नोट, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हेलो, हाय बच्चों, मेरा नाम अंकना है. मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेस एट इम्बाइब. आई कम विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, व्हेन आई हैव टॉट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE एंड ICSE बोर्ड. मैंने अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज में की है और इसी वजह से आई स्पेशलाइज इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस. अब ये जब सारा इंट्रोडक्शन हो गया है तो एक और फन चीज आपको बता देती हूँ. वैसे तो इम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे वीडियोस अपने मर्जी से जब आप जाकर ढूंढोगे सोशल साइंस के, स्पेशली बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आपको मिलेंगे. किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, ऑडियो विजुअल्स जब आपको दिख जाती है ना, हर एक चीज पिक्चराइज्ड, बहुत अच्छे फॉर्म में बनाई हुई, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, सब एकदम से प्रोसेस हो जाता है. तो वो प्रोसेसिंग तो आपकी वैसी हो जाएगी. बट मान लो कभी आप किताब से पढ़ रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अटक गए, नहीं समझ आ रहा है कि क्या है ये बात, तो वो आपको कैसे ढूंढना है. उस नॉर्मली हम क्या करते हैं, नहीं समझ आया, एक किताब में किसी से पूछ लिया, किसी ने समझाया, नहीं समझ आया, गूगल कर लिया, यूट्यूब कर लिया, इसमें बहुत टाइम जाता है. कई बार बहुत स्पेसिफिक वीडियोस नहीं मिलते हैं. जिन चीज़ के बारे में हम पढ़ना चाह रहे होते हैं उसकी स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिलती, वो किसी बड़े वीडियो का एक छोटा हिस्सा होती है. उस पूरे वीडियो में ढूंढना पड़ता है, टाइम, मेहनत, सारी चीज़ें, दिमाग बहुत लग रहा होता है. लेकिन अगर इसको बहुत सिंप्लीफाई करने का अगर ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं अपनी जिंदगी, है ना. तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे?
इम्बाइब लेंस की मदद से। सो लेट्स हैव अ क्विक लेंस मोमेंट ऑफ द डे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बुक को फोटो लिया, स्कैन किया इम्बाइब लेंस से, उसने अपने आप जो है सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उनको हाईलाइट कर दिया और पॉपअप कर दिया। हाईलाइटेड है ऊपर और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पॉपअप करके सारे वर्ड्स यहाँ लिखे हैं। अब आपको जिन भी चीजों के बारे में पढ़ना है आपने उसे सिर्फ सिलेक्ट कर देना है, ऐसे जाके पॉप करके सिलेक्ट कर दोगे। उससे रिलेटेड 3D मॉडल है, 2D वीडियोस, 3D वीडियोस जो है वो आपके सजेशन में आ जाएगी, टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक की, और आप उसको पढ़ सकते हो। अब मैम आपको एक डेमो करके दिखाएंगे। अब देखो ये सारे टॉपिक्स है जो हमने आज करने हैं। मैं अपने फोन पे जल्दी से इम्बाइब लेंस खोल लेती हूँ और मुझे इसको अपने कैमरा का एक्सेस देना और कुछ नहीं करना, और यहाँ पे एक फोटो ले लेती हूँ। ऐसा करते ही जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो देखो यहाँ पे पॉपअप कर चुके हैं। ऑल ऑफ दैट आर अपीयरिंग ओवर हियर। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ मुझे किस चीज के बारे में पढ़ना है। मुझे ग्लोब के बारे में पढ़ना है। अगर इसका एक 3D मॉडल है, ग्लोब क्योंकि 3D मॉडल बन सकता है, तो वो 3D मॉडल मेरे पास आ जाएगा इस तरीके से। इसी के साथ मैं इससे इंटरैक्ट कर सकती हूँ, जूम इन, जूम आउट, प्ले अराउंड विथ इट। नीचे में वीडियोस भी आ रहे हैं मेरे को, अगर इनसे कोई वीडियोस देखना है तो आई कैन वॉच दीज वीडियोस फ्रॉम हियर। हाउ अमेजिंग इज दैट। आप चाहो तो पीछे जाकर कुछ दूसरा भी कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। और कितना वक्त लगा ये करने में? मैम को 30 सेकेंड भी नहीं लगे होंगे। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप फोन पे ही देख रहे हो कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी, तो आप फोन से स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपलोड कर सकते हो। डोंट नेसेसरली नीड टू टेक अ फोटो फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। किताब से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा फोन से ही स्क्रीनशॉट लो, अपलोड करो, काम खत्म, सिंपल। अब ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि मैम क्यों इतना करना है, ट्राई करके देखो। रैंडम चीजों की पिक्चर्स ले लो, कहीं पे भी कोई डिटेल्स लिखी है उनके बारे में कुछ जानना है। ये पूरे लर्निंग के प्रोसेस को ना बड़ा फन, बड़ा इंटरैक्टिव, बहुत गेमिफाइड बना देता है, एंड दैट मेक्स द होल प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। तो हम 3 सवालों के साथ शुरू करेंगे। दीज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर चैप्टर ओनली। ऑल्सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, तो हमारे पास पहले का कुछ पढ़ा हुआ नहीं है जिससे हम सवाल पूछेंगे। आपको जितना जो भी आता है आप तुक्का मार के ही अटेम्प्ट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसलाइन असेसमेंट जैसा होता है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता है। नहीं पता है तो भी कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। जितना पता है आप आंसर करना। जो क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पाओ उनको बाद के लिए पाक करके रख देना है। जब हम सेशन खत्म कर लें, ट्रस्ट मी, व्हेन यू कम बैक टू दीज क्वेश्चंस यू विल हैव आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप सारे सवालों का बड़े आसानी से जवाब दे पाओगे। तो इसीलिए अभी बस ट्राई करते हैं क्वेश्चंस को आंसर करने का। आया तो आया, नहीं आया तो भी कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं पालना है हमें। आराम से हमें सिर्फ ट्राई करना है। मैम आपको हिंट्स भी देंगी, हिंट्स आपके काम आएंगी तब जब आप थोड़ा भी आइडिया होगा आपको इसके बारे में। नहीं होगा तो आप फिर सेशन के बाद इन 3 क्वेश्चंस को देखने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट में आकर फट से देखकर चले जाना, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच इज द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू or is this statement false? Let's quickly look at the hint. Okay, and we will move on. This statement is false. Antarctic Circle, Antarctica के बारे में सुना है, वो साउथ में है, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी तो आगे पता चल जाएगा। आई एम नॉट dwelling into the solutions बिकॉज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, हम करने वाले डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट जोन दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
उसे क्या कहते हैं? फ्रिजिड, टॉरिड, टेम्परेट। हीट जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में लाई करता है, ये जोन किस नाम से जाना जाता है? फ्रिजिड, टॉरिड या टेम्परेट? अभी शायद आपको ये बिल्कुल ही एलियन वर्ड्स लग रहे होंगे, बिल्कुल प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, बट ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा जब आप ये कर लोगे, एंड इट बी ट्रूली फन फॉर यू टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस देन। Let me quickly show you the hint. Okay. Moving on forward, torrid will be the correct answer. We'll learn about it. Last question before we move on. What is the needle that is fixed through the globe is tilted manner called? Orbit, axis, latitude, or longitude? Hint भी देख लीजिए if this could help. Okay, and this imaginary line is actually globe में तो imaginary नहीं है, but otherwise जो earth के case में होती है imaginary होती है, इसे हम axis कहते हैं. But on that note, let's get started and moving. Now guys, early humans believed that the earth was flat. So जो जरा अगर अर्थ फ्लैट होता तो क्या फन होता है ना, आपको यहाँ से एक साथ जो है जो बड़ी बड़ी मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द आईफिल टावर, ऑल दी टॉल बिल्डिंग्स, दुबई का वो क्या है बुर्ज खलीफा, वो सब हमें अंधेरे रात में रात को दूर दूर तक दिखाई दे रहा होता, लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है ना. सो अर्ली ह्यूमंस ऐसा मानते थे कि अर्थ जो है वो राउंड नहीं फ्लैट है, एक स्क्वायर है, और आप जब चलते जाओगे ओशन से कोई शिप से जाता जाएगा, अगर उसे एंड नहीं पता है कहाँ है तो वो गिर जाएगा. ठीक है.
So, if someone sailed across the ocean, the ship would fall into the space after a certain distance. That would have been interesting. After viewing the shape of the moon and the sun after some years later, a lot of people started believing कि भैया जब बाकी सब गोल है तो हम फ्लैट और स्क्वायर कैसे हैं? शायद हम भी स्फेरिकल है, गोल है, अर्थ और मून और सन की तरह। तो आखिर हमने क्या फिगर आउट किया, क्या क्या चीजें फिगर आउट किया अर्थ के बारे में, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब क्या है? ये जो हमें दिख रहा है, आपने कई जगह स्कूल में, लाइब्रेरीज में, शायद आपके घर में रखे हुए देखी होंगी। ग्लोब बेसिकली मॉडल होता है अर्थ का। हमने उसका एक रेप्लिका बनाया, उसको लगा लिया ताकि हम स्टडी कर सके अलग अलग चीजों को ग्लोब के बारे में। तो एक ट्रू मॉडल जो अर्थ का होता है उसे ग्लोब कहते हैं। वो एग्जैक्टली उसके शेप को, फीचर्स को, कैसा है, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पानी, कहाँ जमीन, कहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट, कहाँ कौन सा कंट्री। तो एक जो अर्थ एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, उसका एक मिनिएचर बना दिया हमने, एक मॉडल बना दिया, ठीक है। तो वो अलग अलग साइजेस में आता है। छोटे ग्लोब्स भी आते हैं, तो छोटू से आते हैं, उसमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं देता है। इतने बड़े बड़े ग्लोब्स भी आते हैं, मीडियम साइज के ग्लोब्स भी आते हैं ना, लार्ज, स्मॉल, पॉकेट साइज, बलून जितना बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। ग्लोब्स क्या कर सकते हैं? इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा स्टैंड ही रोटेट हो जा रहा है, बट बेसिकली ग्लोब को ना आप यहाँ इस पे भी रोटेट कर पाओगे। ये एक्सिस जो है ना, मतलब ये जो लाइन है, इसके चारों तरफ जब आप खेलोगे उससे, तो वो गोल 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 घूमता जाएगा, जैसे अर्थ घूमता है। आपको पता होगा अर्थ घूमता है, तभी तो दिन और रात होते हैं। अर्थ गोल गोल घूमता है सन के सामने, तो दिन और रात होते हैं। तो अर्थ की रोटेशन को मिमिक करता है, यानी कि कॉपी करता है, एंड इज यूज टू डिपिक्ट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एक्यूरेटली। तो एग्जैक्टली कहाँ ओशन है, कहाँ सी है, कहाँ पानी है, कहाँ कौन सा कंट्री है, हर एक चीज अर्थ पे जैसे डिजाइंड है, हर एक चीज अर्थ पे जैसा प्लेस्ड है, एग्जैक्टली वैसा ही प्लेस हम उसे ग्लोब पे भी करते हैं अर्थ को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक लाइन दिख रही है, ठीक है, जिसके बेसिस पे, जिसकी मदद से ये पूरी चीज रोटेट करती है, ये घूमता है गोल गोल, है ना। ये लाइन कहाँ है? ये देखो, ये लाइन यहाँ है, ये रही ये लाइन। ये अंदर से एक पोल पास कर रहा था जिसके ऊपर गोल गोल घूम रहा था ग्लोब। एग्जैक्टली ही ऐसी ही एक लाइन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, जो अर्थ बीच में गायब करती है फिर नीचे निकाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अर्थ के बीचों बीच जा रही है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अर्थ के बीच से एक पोल जाता है, उसके चारों तरफ, उस डंडे के चारों तरफ वो घूम रहा है, नहीं। एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने बनाई है समझने के लिए कि अर्थ कैसे मूव करता है। क्योंकि बेटा अर्थ जब, जो बॉल है, जो गोल है, वो ऐसा नहीं है, सीधा नहीं है, वो हल्का सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टिल्टेड है। वो टिल्टेड ऐसा ऐसा घूमता है, जैसा ग्लोब टिल्टेड है वैसे ही अर्थ भी टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है, पूरा स्ट्रेट सर्कल ऐसे नहीं रखा है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा है। तो ये लाइन, तो अब कोई चीज टेढ़ी है, सीधी चीज को गोल घुमाना आसान है, टेढ़ी चीज किसी के सहारे घूमेगी ना, टेढ़ी चीज अपने आप कैसे रोटेट करती रहेगी। तो हमने ऐसा मान लिया दिमाग में कि एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन के अराउंड वो अर्थ घूम रहा है हमारा। इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को, जो सेंटर ऑफ अर्थ के बीचों बीच पास करती है, हमने बनाई है अपने आसानी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, सॉरी, ये जो यहाँ दिख रही है, ये क्या है? ये एक्सिस है, ठीक है। ये अर्थ के रोटेशन को समझने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि इसी लाइन के चारों तरफ अर्थ टेढ़ा होके, टिल्ट होके घूमता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, सो इट इज टिल्टेड इन अ सिमिलर मैनर टू द अर्थ्स एक्सिस। तो जैसे ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है, वैसे ही अर्थ इसके अराउंड थोड़ा सा टिल्टेड है और उसके चारों तरफ घूमता है, विथ 2 points वेयर द एक्सिस इंटरसेक्ट्स द ग्लोब इज नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये समझने वाली बात है, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्लास 10th तक नॉर्थ पोल, साउथ पोल पढ़ना होता है। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे अर्थ से मिल रहा है और यहाँ पे हमारे अर्थ से मिल रहा है। अब ये नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ये सर्दर्न साउथ डायरेक्शन है। तो ये जहाँ पे ये पोल मिल रहा है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, कि जहाँ पे अर्थ से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बाहर निकल रहा है नॉर्थ पोल, और ये नीचे जो है, यहाँ जहाँ बाहर निकल रहा है, ये साउथ पोल, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इक्वेटर। अब हमने क्या किया, अर्थ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई, एक्सिस।
अब अर्थ पे और भी चीज़ों को प्लेस करने के लिए, और भी चीज़ों को समझने के लिए हमने कुछ और इमेजिनरी लाइंस भी बनाई हैं। ये लाइंस एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दीज आर जस्ट फ्यू थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड बेसिस ऑन आवर इमेजिनेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ईजियर, फॉर पुटिंग सेंस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन्स विद अर्थ। ठीक है, तो इक्वेटर जो है हमारा वो एक इमेजिनरी लाइन है। ये भी जो हमने क्या किया, अर्थ जो है हमारा उसके बीचों बीच बनाई हमने स्लीपिंग लाइन, समझ लो ऐसे। ठीक है, बीचों बीच उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर दिए। तो अर्थ क्या है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है, सॉलिड बॉडी होती है। सर्कल जब सॉलिड बॉडी बन जाए, 3D शेप बन जाए, तो वो क्या बन जाता है, स्फीयर बन जाता है, बॉल बन जाता है। तो ये बॉल को बीचों बीच आप काटोगे और जो उनको दो हाफ बॉल्स में, दो हाफ स्फीयर में यानी कि हेमिस्फीयर में डिवाइड करे, उस लाइन को, और ये भी इमेजिनरी लाइन है, हमने इक्वेटर बोला, यानी कि दो इक्वल हिस्सों में ये अर्थ को डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला स्फीयर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, हाफ अ स्फीयर, हाफ मतलब स्फीयर का आधा। तो ये नॉर्थ वाला नॉर्दर्न और नीचे वाला सिंपल एज सर्दर्न। सो दिस इज सर्दर्न हेमिस्फीयर। Okay, so the equator is an imaginary line encircling the globe midway between the poles. तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये बीचों बीच जो लाइन गई ये इक्वेटर, ऊपर डिवाइड कर दिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में। ये दो हाफ्स में, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होगा। इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम चीज़ों को लोकेट करने की कोशिश करते हैं अर्थ पे, मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर वेरियस रीजंस इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So that brings us to the first question of this session. The Arctic Circle is an imaginary line running on the globe that divides it in two equal parts. यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ को डिवाइड कर रहा है, उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ट्रू और फॉल्स? Let me quickly show you the hint. सो दिस इज फॉल्स। अभी अभी हमने देखा कि इस लाइन का काम है अर्थ को दो इक्वल्स में डिवाइड करना, इसीलिए हम इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ मूविंग ऑन, विल टॉक अबाउट द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड समझते हैं। तो बच्चे अब मैं आपको क्या समझाऊं, सिंपल करते हैं थोड़ा। अर्थ जो है ऐसे छोटा दिखाने में बड़ा आसान लगता है, पर अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपका शहर आप सोचो कितने कितने किलोमीटर्स के स्ट्रेच में फैला हुआ है। अर्थ, उस अर्थ पे ये एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा हिस्सा है। इस पूरे अर्थ पे हमारा पूरा, आपका पूरा स्टेट, आपका पूरा देश इंडिया, कॉन्टिनेंट एशिया, उतने सारे कॉन्टिनेंट्स, उनके सारे देश, इतने सारे ओशंस, ये सब है। हमें कैसे पता कहाँ से कहाँ जाना है, किसकी लोकेशन कहाँ है, किसको कहाँ प्लेस करना है अर्थ पे।
अब ये करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, क्योंकि कैसे बताओगे रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो आप किसी को भी डायरेक्शन अगर बताते हो कि ठीक है आपको बुआ के घर जाना है, आपको चाची के घर जाना है, आप यहाँ से 10 कदम आगे चले जाओ या 200 मीटर आगे चले जाओ, वहां से लेफ्ट ले लेना, यहाँ वहां पे ये दुकान आएगा, वहां पे राइट ले लेना। आप रेफरेंस पॉइंट्स बताते हो कि ये वाले पॉइंट से आपको सीधा लेफ्ट राइट उल्टा, ये वाले पॉइंट से यू टर्न, ये वाले पॉइंट से लेफ्ट, है ना। यू डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स। अर्थ का रेफरेंस पॉइंट कैसे बनाओगे, और अगर प्रॉपर डायरेक्शन बताना है तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें पॉइंट्स बनाने थे अर्थ पे, रेफरेंस पॉइंट्स। तो हमने सोचा क्यों ना हम और इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर लें जो हमें पता हो एग्जैक्टली कहां से जा रही है, क्योंकि वो काउंटेड होगी। ये तीसरे लाइन के चौथे पॉइंट पे लेफ्ट मुड़े तो लंदन, राइट मुड़े तो पेरिस, ऐसा। तो हमने क्या किया, पूरे अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस ड्रॉ कर दी, ताकि हम अलग अलग पॉइंट्स बना सके। तो हमने ये सोचा, और इसमें पहले आप सिर्फ लैटिट्यूड्स पढ़ोगे, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। हमने सोचा एक नेट बना देते। तो हमने कुछ पैरेलल लाइंस बनाई, कुछ स्टैंडिंग लाइंस बनाई, कुछ हमने हमारी ऐसे स्लीपिंग लाइंस बनाई, यानी कि कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस। और इन लाइंस का हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक नेट बना दिया। अब ये जगह जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ हर जगह जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये अलग अलग पॉइंट्स मिल गए। अब इन हर एक पॉइंट्स का हमने कुछ नाम दे दिया, बेसिकली कोऑर्डिनेट्स उनको कहते हैं, नंबर दे दिया। बट हमारे पास आइडेंटिटी आ गई इस हर एक पॉइंट की, जो हमारे पास पहले नहीं थी। पहले वेग था, अर्थ था, पानी और लैंड, सिंपल इज दैट। अब हमारे पास हर एक पॉइंट का नाम आ गया, एक रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको यहाँ जाना है तो इस पॉइंट से राइट जाओ, फिर आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे, यहाँ से फिर से आप अपना लेफ्ट लो, फिर इस पॉइंट से फिर राइट लो, फिर यहाँ से ऐसे चले जाओ, आप यहाँ पहुंच जाओगे। ऐसे तो मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हो, ठीक है। तो हमने ऐसे लाइंस बनाई। तो सबसे पहले हमने बनाई लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है, ये भी पैरेलल लाइंस है जो इक्वेटर के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन हमारी इक्वेटर है ना। ये देखो, ये 0 डिग्री। इक्वेटर कितने डिग्री पे पास होती है, 0 डिग्री पे, यानी कि बीचों बीच। इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, तो नॉर्थ में हम जाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री तक। और फिर ये साउथ है, सदर्न हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे साउथ में भी जाते हैं 90 डिग्री तक, क्योंकि वो इस लाइन से क्या है, यहाँ पे 90 डिग्रीज पे पड़ रही है। तो ये साउथ में। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब मैंने बोला 23 डिग्रीज नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ 23 डिग्री गई मैं, प्रोट्रैक्टर से आपने मेजर करना सीखा होगा। और अगर मैंने बोला 23 डिग्रीज साउथ, तो कंफ्यूज नहीं होना कि दो 23 डिग्रीज कैसे, इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ में हो रहा है और ये साउथ में हो रहा है। ये जो है एस या एन, वो आपका यूनिट है, याद रखना, प्लीज याद रखना। क्लास 9th के बच्चों को मैं बहुत बार बार समझाती हूँ, वो ये सब भूल चुके होते हैं, और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है आगे क्लासेस में। तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपका यूनिट क्या है, एन है। एन से पता चल रहा है कि अच्छा ऊपर वाले हाफ में। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो किससे पता चल रहा है, एस यूनिट है। सदर्न हेमिस्फीयर में तो एस से पता चल रहा है। तो हमने इक्वेटर के पैरेलल और सर्कुलर लाइंस बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। ये जो लाइंस ऐसे वाली लाइंस होती है, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। ये देखो, एक एक सर्कल ऐसे बनाते गए। इसको हमने क्या नाम दिया, लैटिट्यूड्स, यानी कि स्लीपिंग लाइंस बनाई और इनको लैटिट्यूड्स दिया, ताकि हम नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ कौन सा डिस्टेंस इक्वेटर से कितनी दूरी पे है डिग्रीज में मेजर कर लेते हैं। और प्लस जब मैंने वो डिग्री बताई तो आपको समझ आ गया कि अच्छा मैम इस पॉइंट की बात करिए। मैंने बोला 90 डिग्री नॉर्थ बेटा, तो आप समझ जाओगे कि मैम तो नॉर्थ पोल की बात कर रही है, ठीक है। अब इससे हमें क्या होता है, नॉर्थ साउथ पोजिशंस जो है अलग अलग सर्फेस पे अर्थ के, वो हम आराम से लोकेट कर पाते हैं। Latitudes are represented by values ranging from 0 degrees at equator to 90 degrees at the poles। क्योंकि देखो, ये इक्वेटर है और पोल ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों में कितने का फर्क आ गया, ये दिख रहा है आपको क्लियरली, 90 डिग्री का फर्क आ गया है ना। इसीलिए यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्रीज लगते हैं नॉर्थ में, और वैसे ही यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्रीज लगते हैं साउथ में। तो ये हो गया लैटिट्यूड। आप देख लो, ऐसे बनाते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। दिस इज हाउ लैटिट्यूड्स आर क्रिएटेड। सो दिस इज एट 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे दिख रहा है आपको,
this is at 23.5 degree, this is at 66.5 degree, this is at 90 degrees. So latitudes are depicted as concentric circles. Concentric circles का क्या मतलब है? एक सेंटर है, उसी सेंटर के अराउंड सर्कल्स जो है बनती जा रही हैं, बड़े बड़े होती जा रही हैं, ठीक है। पहला सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, तीसरा सर्कल ये, यानी एक ही सर्कल सेंटर के अराउंड सर्कल एक बड़ी, एक उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे से बड़ी 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 होती गई। So latitudes are depicted as concentric circles on the globe with the equator as the largest circle. क्योंकि बेटा डिस्टेंस घटता जा रहा है ना, ये देख रहे हो डिस्टेंस घटता जा रहा है, ऊपर की तरफ छोटा है अर्थ का सरफेस, सेंटर में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर है, उसके बाद छोटे 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 सर्कल्स हैं और नीचे भी छोटे 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 सर्कल्स हैं। जैसे जैसे लैटिट्यूड्स दूर होते जाते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, उनका साइज छोटा होता जाता है, क्योंकि अर्थ का सरफेस जो है वो सर्कल स्फीयर होने की वजह से छोटा होता जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स, ये देखो ये हमारा इक्वेटर है, इसने दो में डिवाइड किया, ये बाकी आपके जो है लैटिट्यूड्स हैं। Now parallel of latitudes north of the equator are termed as north latitudes, और जो साउथ में है वो साउथ लैटिट्यूड। सिंपल सी बात है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वाले हाफ में जो लाइंस बनाई हमने उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में लाइंस बनाई हमने उसको साउथ लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं। दीज आर 180 डिग्री सॉरी देयर आर 180 लैटिट्यूड्स इन टोटल। ऊपर के 90 लैटिट्यूड और नीचे के 90 लैटिट्यूड, हर एक डिग्री पे एक लैटिट्यूड बना हुआ है। तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर 90 लैटिट्यूड्स, यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक नीचे 90 लैटिट्यूड्स, ये दोनों मिलाकर पूरा नॉर्थ से साउथ तक टोटल हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स आते हैं। अब इसी बात पे हम फटाफट करेंगे इस वाले क्वेश्चन को आंसर। पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड द डैश। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, या पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलेंगे? जो पैरेलल लाइन है इक्वेटर के, उसे और क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, साउथ पोल और प्राइम मेरिडियन। Quickly give you the hint. These lines never intersect each other, which means they are parallel. I'm not sure if this hint would actually be helpful for you if you are not very sure about the answer. पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है ना, लॉन्गिट्यूड्स अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम लैटिट्यूड्स ही पढ़ रहे हैं, तो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। ओके, अब इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट है? तो कुछ हमने लैटिट्यूड्स को भी लैंडमार्क किया, यानी कि कुछ लैटिट्यूड्स को भी हमने हाईलाइट किया, जैसे इक्वेटर हो गया अलग लैटिट्यूड। उसके अलावा हमने 2-3 और फ्लैग कर दिए कि ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। तो सबसे पहला हमारा आता है 4 लैटिट्यूड से जो इंपॉर्टेंट है, अलोंग विथ इक्वेटर। इक्वेटर आपका 5वां है। इक्वेटर हालांकि बीच में है 0 डिग्री,
तो ये इक्वेटर हो गया, ये यहाँ पे इक्वेटर है। इसके बाद हमने हर 23.5 डिग्रीज पे सेग्रीगेशन की। जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे आया, विच इज हियर, है ना, ये 0 डिग्री से देखो ऊपर गए 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पे, इसका नाम हमने रखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नाम आपको याद रखने होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, ठीक है, ये लैटिट्यूड हमारे इंडिया से गुजर के निकलता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ठीक है, और वही सेम 23.5 डिग्रीज साउथ में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। फिर 66.5 डिग्रीज नॉर्थ पे जो है वो आर्कटिक सर्कल है, और 66.5 डिग्री साउथ पे जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल है। यहाँ पे एंटार्क्टिका आता है, और इसलिए एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में है, याद रख सकते हो, क्योंकि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में शुरू में कंफ्यूजन होती है। मुझे तो इतने साल से पढ़ पढ़ कर याद हो गया, बट आप जब शुरू में याद करोगे हो सकता है आपको याद ना हो कि भैया आर्कटिक कौन, एंटार्क्टिक कौन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, यू विल हैव टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि इंडिया से पास करता है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो आप वैसे याद रख सकते हो कि नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा। और एंटार्क्टिक और आर्कटिक सर्कल बहुत सिंपल है, एंटार्क्टिका जो है वो नीचे साउथ में है, तो वो एंटार्क्टिक सर्कल बनता है, ठीक है। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ इक्वेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। नाउ लैटिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो बच्चे, अगर हमें अर्थ के सरफेस पे लोकेशन इंपॉर्टेंट लोकेट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए तो लैटिट्यूड, इमेजिनरी लाइन बहुत काम आता है। जब मैंने तुमको बोल दिया 23 डिग्रीज नॉर्थ, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैम इस वाले लाइन के अराउंड कहीं बोल रही है, लेकिन इस वाले लाइन के अराउंड कहाँ, उसके लिए एक और एलिमेंट हम पढ़ेंगे आगे। बट 23 डिग्रीज नॉर्थ से मुझे एक चीज तो पता चल गई कि अर्थ में कहाँ पे नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में मुझे जाना है। प्लस दे ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड क्लाइमेट पैटर्न्स। अब आपको लगेगा मैम क्लाइमेट पैटर्न्स कैसे समझ आ रहा है, आप पढ़ोगे आगे कैसे क्लाइमेट को लैटिट्यूड से एसोसिएट किया जाता है। और सिर्फ अभी नहीं पढ़ोगे, 7 में भी, 8 में भी, 9th में और डिटेल में बहुत पढ़ना है, तो याद रखना, ये सब मल्टीपल टाइम्स बोल चुकी हूँ, भूलना नहीं है। तो ये हमें अलग अलग अर्थ पे जो अलग अलग क्लाइमेट्स है, जैसे हम देखते हैं पोल्स के पास बहुत ठंड है, ठीक है, इक्वेटर के पास बहुत गर्मी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका लैटिट्यूड से क्या लेना देना है, इस चीज को भी समझने में, और उसकी वजह से कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जिस्टेंस में फर्क आता है, यानी कि फ्लोरा और फौना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है अर्थ के सरफेस पे, उसको समझने में भी लैटिट्यूड्स हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। अब यहां से हम आ जाते हैं, आपको पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, 1 second, I'm just going to quickly check. आज हम हीट जोन्स पढ़ रहे हैं और सिर्फ लैटिट्यूड्स पढ़ रहे हैं, राइट? वी आर नॉट डूइंग लॉन्गिट्यूड्स टुडे। ओके, गॉट इट। लॉन्गिट्यूड्स अलग उसमें पढ़ेंगे। बट बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि एक लाइन से ही कैसे ढूंढ लेंगे हम घर कहाँ है, तो उसके लिए वही मैंने बताया कि एक और लाइन जो है वो यहाँ पे क्रॉस करेगी, वो ऐसे जाएगी लाइन, है ना, वो ऐसे जाएगी। तो ऐसे से करके अलग अलग ये सर्कुलर में बन नहीं पाएगा ये लाइंस में, ऐसे वो ऐसे ऐसे करके लाइंस, वो भी सर्कल में पूरी पूरी, मतलब ऐसे जाएंगी सर्कल की तरफ, ऐसे से वो लाइंस क्रॉस करेंगी, तो क्या होगा, नेटवर्क फॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट आराम से आप दिखा पाओगे, इस लाइन का रेफरेंस बताओगे और इस लाइन का रेफरेंस बताओगे, और यहाँ पे वो क्रॉस करेंगे, एक ही जगह क्रॉस करेंगी 2 लाइंस, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली व्हाट पॉइंट ऑन अर्थ। तो वो लॉन्गिट्यूड्स है, वो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स हमें क्लाइमेट के पैटर्न्स को अर्थ के अलग अलग जगह पे, जिसकी वजह से, क्योंकि बच्चे प्लांट्स और एनिमल्स हर जगह एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्यों, हमको वो कई सारे एनिमल्स इंडिया में मिलते हैं जो दूसरे देशों में नहीं मिलते, या दूसरे देशों में मिलते हैं यहाँ नहीं मिलते। कैक्टस डेजर्ट में ही ज्यादा क्यों ग्रो करता है, मैंगोज हर जगह क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जो उनको चाहिए होता है, तो वो जहाँ पे भी क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है वहां पे ग्रो करती हैं। और उन क्लाइमेटिक कंडीशंस का उन जगहों पे होना, वो हम लैटिट्यूड से समझ पाते हैं। इसलिए ये सारी चीजें कि कहाँ पे कौन से प्लांट्स एनिमल्स है, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये सब समझने में हमारी मदद करता है लैटिट्यूड्स। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अलग अलग क्लाइमेट पैटर्न्स वाले
जोन्स को हमने डिवाइड किया है, यानी कि मेजरली अर्थ का कौन सा पोर्शन किस तरीके का वेदर डिस्प्ले करता है, किस तरीके का क्लाइमेट ऑन एन एवरेज दिखाता है, उसका एक पैटर्न है। उन पैटर्न्स को देख करके हमने अर्थ को अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये 3 मेन जोन्स क्या है, और इन्हीं जोन्स के बेसिस पे हमने ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी बनाए। क्यों, अपने मन से तो नहीं लगा होगा कि 66.5 ले ले, 23.5 ले ले, हमने 23 डिग्री के गैप पे रफली लिया, लेकिन वहां पे हमने ये भी देखा कि एकदम से जो है टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, पैटर्न में बदलाव आ रहा है, और पूरे साल पूरे अर्थ के उस वाले जोन में सिमिलर क्लाइमेट दिखता है। पूरे साल मतलब वो जोन जो है वो वही क्लाइमेट पैटर्न जो है डिस्प्ले करता है। तो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास पास वाला जो जोन है, ये वाला जोन, इसको इक्वेटोरियल जोन भी कहते हैं। मतलब इक्वेटर की इमीडिएट, ये पूरा वाला नहीं, सॉरी माय बैड, एकदम इक्वेटर पे जो है ना बच्चे, थोड़ा सा ऊपर, इतना सा ऊपर लगा लो, इतना और इतना सा नीचे, ये इक्वेटोरियल जोन भी कहलाता है। यानी कि इक्वेटर के अगल बगल वाला जोन जो है वो इक्वेटोरियल जोन भी कहलाता है। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट इट, इक्वेटर के आसपास ना बहुत गर्मी होती है, क्योंकि ये जो सन है हमारा, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे सन है हमारा फॉर एग्जाम्पल, सन वहां नहीं है, सन वहां बिल्कुल भी नहीं है, और सन को मैं येलो से बनाती हूँ। सन यहाँ है हमारा, ठीक है, अर्थ के सामने तो ऐसा ही बड़ा है। अब इसकी रेज ऐसे आती है अर्थ के ऊपर, टेढ़ी होके थोड़ी, है ना, टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे सीधी सीधी नहीं आती है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे रीच कर रही होती है, इस तरीके से। तो आप देखो मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, यहाँ टॉरिड जोन में। तो इक्वेटर के ऊपर नीचे डायरेक्ट सनलाइट आती है, और बहुत सारी आती है, और पूरे साल आती है। तो इस जोन को हमने टॉरिड जोन नाम दिया। अब देखो अर्थ ऐसा सीधा नहीं है, अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है। तो जब अर्थ का नॉर्थ वाला पोर्शन सन की तरफ रहता है, तो ये वाले जोन में धूप बहुत आती है, और जब वो अर्थ दूर हो जाता है घूमकर, ऐसा घूमते घूमते टेढ़ा चला जाता है सन से दूर, तो यहाँ विंटर्स हो जाते हैं, जैसे अभी समर का टाइम है हमारा। तो ये वाला जोन जो है ये टेम्परेट जोन कहलाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक हमारा टॉरिड जोन है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से अगेन एंटार्क्टिक सर्कल तक भी टेम्परेट जोन है। और इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है क्लाइमेट वाइज, जो हम पढ़ेंगे। और ये पोलर रीजन में, यानी कि 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्रीज नॉर्थ और 66 डिग्रीज एंड हाफ साउथ, ये एस होगा, एन नहीं होगा, ये एस होगा दोनों, ठीक है, साउथ पोल तक, यानी कि 90 डिग्रीज साउथ तक, ठीक है, हमारा क्या है, फ्रिजिड जोन है, यानी कि जमा हुआ ठंडा जोन। पोल के पास धूप बहुत कम जाता है, तो वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न इज सिचुएटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट? जो लैटिट्यूड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, उसका एंगल बताना है हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री साउथ। Which one is Tropic of Capricorn? Let me quickly show you the hint. केप्रिकॉर्न पूछा जा रहा है बच्चे, एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, साउथ में है। एक ही ऑप्शन है जो उससे रिलेटेड है, जो पॉसिबली सही हो सकता है, क्योंकि मैम ने आपको काफी बड़ा हिंट दे दिया है।
सो द करेक्ट आंसर विल बी 23.5 डिग्री साउथ, और जो नॉर्थ में है इसकी जगह उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से क्रॉस भी होता है। अब हम समझते हैं जोन्स के बारे में। पहले आता है हमारा टॉरेट जोन। तो ये देखो, ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है ना, ये टॉरेट जोन है हमारा। अब देखो उसको, इक्वेटर है यहाँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, और ये पूरा जोन है जहां डायरेक्ट सन रेज पड़ रहे हैं और ये थोड़ा ओवरऑल हीटेड रहता है ज्यादा, इसे हम टॉरेट जोन कहते हैं। ये देखो सन रेज ऐसे आ रहे हैं, सो इतना पतला सा नहीं आ रहा, बहुत आ रहा है। यहाँ 90 डिग्री पे डायरेक्ट सन आ रहा है, तो मैक्सिमम सन यहाँ रिसीव हो रहा है इक्वेटर के अराउंड, और उसका हीट उसके आसपास जोन में स्प्रेड भी होता है ना। इक्वेटर पे पड़ रहा है तो उसके आसपास के जोन में स्प्रेड भी हो रहा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा हॉट भी है। So midday sun is exactly overhead at least once a year, on the altitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and hence is known as torrid zone. तो ये पूरा जोन जहाँ पे इसलिए गर्मी ज्यादा होगी, हॉट वेदर ज्यादा रेप्लिकेट करेगा, इस जोन को टॉरिड जोन कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो जोन है वो टेम्परेट है। ये देखो यहाँ पोलर रीजन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पोलर रीजन से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच वाला जोन, यहाँ पे सन की लाइट्स जो है वो टेढ़ ही जाती हैं। ये देखिए, ठीक है, ये साउथ टेम्परेट जोन है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। अब देखो सन की रेज क्या हो रही है, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी आ रही है, इनडायरेक्ट आ रही है और थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, तो यानी कि गर्मी रिलेटिवली थोड़ा सा कम पड़ेगा टॉरिड से। तो द मिड डे सन नेवर विल शाइन ऑन ओवरहेड ऑफ दीज लैटिट्यूड, सीधा 90 डिग्री पे गिर रहा है, नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बियॉन्ड, क्योंकि अर्थ की प्लेसमेंट ऐसे है। सो द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। तो ऐसा है कि अगर आप यहाँ हो तो ये इक्वेटर है, ये मेरे सन, मैं अगर मेरे पास सन है तो ये सीधा रेज यहाँ आ रही है और थोड़ा सा बीच के एरिया में, जब वो साइड की तरफ जा रही है तो फैल जा रही है, तो सीधा डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, थोड़ी डाइवर्ज होते हुए पड़ रही है, यानी कि बहुत हार्श और डायरेक्ट नहीं है, तो उसका असर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। So the region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere, यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी कि यहाँ पे सर्दियां भी ज्यादा फील होती हैं, गर्मियां भी होती हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी टॉरिड जोन में होती है। टॉरिड जोन में थ्रू आउट द ईयर आप समझो मोटा मोटा गर्मी ही जैसी रहती है, ठंडी सर्दी फील नहीं होती। तो इन जोन्स को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। फ्रिजिड जोन, पोलर रीजन, सिंपल वर्ड्स में ये जो आपका आर्टिक सर्कल के ऊपर और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल तक, वहां पे धूप पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत कम। अब ऐसा नहीं है वहां रोशनी होती, अंधेरा होता है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। हालांकि अंटार्कटिका में ऐसा होता है, 6-6 महीने होता भी है, 6-6 मंथ्स पूरा धूप रहेगा, 6-6 मंथ्स कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब भी धूप है थोड़ा पड़ रहा है, तो ये वो एरियाज है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन। धूप ऊपर नहीं जाती और वो टेढ़ा है, तो एक बार जहां धूप आई आई, नहीं आया नहीं आया, इसीलिए यहाँ सन ज्यादा नहीं रेज पहुंचती हैं। रेज हमेशा स्लैंटिंग पहुंचेंगी तो उसकी हीट बहुत कम पहुंचेगी, इसीलिए इन्हें फ्रिजिड जोन यानी कि जमे हुए जोन, ठंडे जोन्स के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये देखो, इससे आपकी इमेजिनेशन काफी इजी हो जाएगी। ये वाला जो है नॉर्थ फ्रिजिड जोन है, आर्टिक सर्कल है, नॉर्थ पोल है उसके बीच में, और ये साउथ फ्रिजिड जोन है, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के अराउंड वाला एरिया। So these are the two frigid zones. तो ये इधर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड दिस इज योर फ्रिजिड जोन। ये हमारे तीन जो है मेन हीट जोन्स हैं ऑफ अर्थ। Now let's quickly on that note answer this other question. The torrid zone lies between which of the following latitudes? इनमें से कौन से latitudes के बीच में आपको torrid zone मिलता है? आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल, सदर्न पोल।
Let me quickly show you the hint. सो गाइज द टॉरेट जोन इज द हीटर जोन. तो ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता है. इसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं. ठीक है, ट्रॉपिकल भी कहेंगे क्योंकि ये दो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रिजिड जोन लाइज वेयर बिटवीन द पोल्स, द इक्वेटर और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. Let's look at the hint. ओके, फ्रिजिड जोन जो है वो हमारे पोल्स के अराउंड वाले रीजन को कहते हैं हम. दैट्स वेयर इट लाइज. वंडरफुल. So with this, we have understood what are latitudes. Sorry, one second. Yeah. So with this, we have understood what are latitudes. We have understood how they help us. उनकी importance क्या है? We have understood what are the important latitudes and what are the different heat zones based on latitudes. तो इसीलिए latitudes हमें help करते हैं समझने में कि कहाँ का climate कैसा होगा. तो अब summarize कर लेते हैं. A globe is basically a miniature model of Earth is what we understood, and it comes in various sizes, helps us put exactly the different parts of the Earth over and study it. It accurately represents the features and can be rotated just like the planet to understand the movement of our planet. The equator divides the globe exactly in two halves in the two spheres of northern and southern hemisphere. Latitudes imaginary lines हैं जो हमने बनाई हैं, and also the earth rotates around another imaginary line which is axis. इक्वेटर भी एक imaginary line है जो हमने अर्थ के बीचों बीच बनाई है, वो उसे डिवाइड करता है northern और southern hemisphere में. Latitudes which is parallel to equator, the lines, the concentric circles that we draw, north के north latitude, southern hemisphere के southern latitudes कहलाते हैं, help locate places and are measured in degrees. Important parallels include the equator poles, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. You have to remember exactly at what degrees they happen. Poles तो आपके 90 degree पे है, equator 0 degree पे है. 23.5 degrees north पे Tropic of Cancer, 23.5 degrees south पे Tropic of Capricorn, 66.5 degrees north पे Arctic Circle and 66.5 degrees south पे Antarctic Circle है. ठीक है. And I think we did, yeah. And there are then 3 heat zones that we have. Torrid zone जो दोनों tropics के बीच में है, tropic और circles के बीच में temperate zone है north और south में, और poles के around हमारा frigid zone है जहाँ sun का angle कम होता है. Now with this information of the heat zones of the earth, हम आराम से हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए काफ़ी तैयार हो चुके हैं. लेकिन नेविगेट कैसे करेंगे और टाइम कैसे डिसाइड करेंगे? पूरे अर्थ पे सेम टाइम तो नहीं चलता होगा क्योंकि कहीं धूप है, कहीं नहीं है, कहीं रात है, कहीं दिन है.
तो ये सारी चीज़ें हमने आखिर कैसे फिगर आउट की, कैसे हम टाइम डिफरेंसेस फाइंड कर पाते हैं कि अगर मान लो मेरी फ्रेंड या मेरी सिस्टर लंदन यूएस कहीं है तो उनके पास क्या टाइम हो रहा होगा, हमारे पास क्या टाइम हो रहा होगा. हाउ आर वी मेजरिंग ऑल ऑफ दिस, और किस बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि कहाँ कितना बज रहा है, धूप पहले कहाँ निकल रही है. सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू फिगर दैट आउट. और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में हीट जोन से, क्योंकि टाइम तो नहीं पता चलेगा, राइट. सो इन द नेक्स्ट सेशन विल लर्न मोर अबाउट इट, व्हाट इज इट दैट हेल्प्स अस इन फिगरिंग आउट द टाइम इन जनरल. So with this, we have come to the end of this session. A quick reminder, बच्चों, that Imbibe is constantly conducting a lot of live sessions for you every day. So make sure that you're registered for all that you have. Plus, apart from that, we also have some great videos created for you guys, जो बहुत ही elaborated तरीके से, बहुत प्यारे वीडियोस के साथ और विजुअल्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाता है. So just make sure that you watch those, learn from them, because the process of learning is just amazing with the help of those videos. It just explains a lot of things in so much of detail. Plus the live classes, and you can always solve your doubts. And then Bible Lens is there. Plus हमारे पास questions कई बार कम पड़ जाते हैं. हमारे एनसीईआरटी में, हमारी किताब में बहुत थोड़े से क्वेश्चंस दिए रहते हैं और हमें लगता है थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं. तो ये बेटर अंडरस्टैंड आप आराम से कर पाओगे, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट रेडीली अवेलेबल फॉर यू ऑन आवर वेबसाइट. सो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक दैट आउट. एंड प्लस यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ ब्यूटिफुली दीज कूबोज आर. हमने कितने ब्यूटिफुल वीडियोज से देखा कहाँ कहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं, और रोटेट करके देखा अर्थ को, ग्लोब को. तो ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो जस्ट ऑन Imbibe's platform. But just remember, it's not going to be free for a very long period of time. So get as much as you can of the platform before that, and I'm sure after that you would want to still continue with it. उसके पहले फ्री में जब तक एक्सप्लोर कर सकते हो कर लो, ताकि आपको पता हो कि आपको चाहिए या नहीं. प्लस इसके साथ हमारे पास प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस आता है, Imbibe Lens आता है, and the application in itself is awesome, right? And if you want to solve your doubts, ये देखो ऐप पे, यहाँ पे आस्क मी अ डाउट दिख रहा है आपको, एमबी आपका इंतजार कर रहा होता है. उस पर जाके जैसे ही क्लिक करोगे वो आपको यहाँ पे ले आएगा, जहाँ पे आप आराम से अपने सारे क्वेरीज जो हैं टाइप करके, पिक्चर देके, जैसे मन चाहे वैसे क्लियर कर सकते हो. तो डाउट्स क्लियर करने के लिए भी आप सेशन में, लाइव सेशन में आके टीचर्स के साथ भी कर सकते हो. बट अगर लाइव सेशन नहीं है या आपने नहीं देखा, अटेंड नहीं किया उस वक्त, आप यहाँ पे आराम से अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो. हाउ अमेजिंग इज दैट, isn't it? Okay, people. So with this, we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. If you enjoyed the session, do not forget to hit the like button. Tell me in the comment section how did you like the video, and do subscribe to the channel so that you do not miss any of the videos coming up ahead. And have a great time. Take good care of yourself. Stay safe. And do not forget to subscribe, stay tuned, and keep imbibing.